इतिहास में ना कुछ लड़ाइयाँ सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं जीतती, वो पूरे के पूरे साम्राज्य का आने वाली सदियों का भविष्य तय कर देती हैं। और ऐसी ही एक तारीख थी 24 फरवरी 1739, करनाल का मैदान। और सिर्फ 3 घंटे, बस 3 घंटों में हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर साम्राज्यों में से एक मुगल सल्तनत की किस्मत का फैसला हो गया। ये शब्द, ये सिर्फ किसी किताब से लिए गए वाक्य नहीं है, ये दिल्ली की उस तबाही की गूंज है। सोचिए, ये कोई आम हार नहीं थी, ये तो एक पूरी की पूरी तहजीब पर, एक सभ्यता पर हमला था। तो सवाल उठता है कि आखिर इसकी नौबत आई कैसे? और यही वो सवाल है जो आज तक बड़े बड़े इतिहासकारों को भी सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कैसे दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य सिर्फ एक दोपहर में घुटनों पर आ गया। तो ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं, ये एक पहेली है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें बाहर नहीं, बल्कि मुगल दरबार के अंदर झांकना होगा। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ताज में दरारें पड़ रही थी। देखिए, किसी भी बड़ी तबाही की जड़ें ना बहुत गहरी होती हैं, और इस मामले में नादिर शाह के हमले से कई साल पहले ही खुद मुगल दरबार के अंदर बर्बादी की नींव रखी जा चुकी थी। बाहर से तो ये एक बहुत बड़ा आलीशान साम्राज्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर इसे दीमक चाट रही थी। इसकी शुरुआत होती है 1707 में, औरंगजेब की मौत के साथ। उनकी मौत के बाद तो जैसे एक भूचाल आ गया, उत्तराधिकार के लिए जंग छिड़ गई। जरा सोचिए, 1707 से लेकर 1719 तक, मतलब सिर्फ 12 साल के अंदर एक के बाद एक कई बादशाह बदले। जहांदार शाह जैसे कठपुतली शासक आए, जिन्हें सैयद बंधुओं जैसे किंग मेकर अपनी उंगलियों पर नचाते थे। जब सिंहासन ही इतना अस्थिर हो, तो साम्राज्य की नींव तो हिलेगी ही, है ना? और फिर दौर आया मोहम्मद शाह रंगीला का। नाम से ही जाहिर है, उन्हें कला, संगीत, नाच गाने का बहुत शौक था। वो एक अच्छे कलाकार जरूर थे, लेकिन एक अच्छे बादशाह शायद नहीं। उनके राज में मुगल दरबार साजिशों का, गुटबाजी का और आपसी झगड़ों का एक अखाड़ा बन चुका था। हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा था, और सल्तनत अंदर ही अंदर खोखली होती जा रही थी। और इस अंदरूनी कमजोरी का असर बाहर भी दिखने लगा था। नादिर शाह के आने से करीब 20 साल पहले 1717 में ही बादशाह फर्रुखशियर ने एक ऐसा फरमान जारी किया जो बहुत कुछ कहता है। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 3000 रुपये सालाना के बदले में बिना टैक्स के व्यापार करने की आज़ादी दे दी। इतिहासकारों ने इसे ब्रिटिश कॉमर्स का मैग्ना कार्टा कहा। मतलब ये एक सीधा संकेत था कि मुगल सत्ता का वो पुराना दबदबा, वो रौब अब खत्म हो रहा था। तो एक तरफ मुगल दरबार अपनी ही उलझनों में, अपनी ही गुटबाजी में फंसा था, और उन्हें खबर भी नहीं थी कि पूरब से यानी फारस से एक भयानक तूफान हिंदुस्तान की तरफ बढ़ रहा था। और इस तूफान का नाम था नादिर शाह। एक ऐसा शख्स जिसकी फितरत, जिसकी महत्वाकांक्षा मुगल दरबार की सुस्ती और रंगीनियों से बिल्कुल उलट थी। ये दरअसल दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव होने वाला था। जरा फर्क देखिए। एक तरफ था मुगल साम्राज्य, बहुत बड़ा, बेशुमार दौलत वाला, लेकिन अंदर से सड़ रहा, जिसका बादशाह जंग से ज्यादा कला में दिलचस्पी रखता था। और दूसरी तरफ नादिर शाह का अफशरीत साम्राज्य, नया, फुर्तीला और पूरी तरह से जंग के लिए तैयार, जिसकी फौज अनुशासित थी, आधुनिक थी, और जिसका लीडर एक बेरहम लेकिन बहुत ही काबिल मिलिट्री कमांडर था। जब ये दोनों टकराएंगे तो नतीजा क्या होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। और नादिर शाह ने इंतजार नहीं किया। उसकी रफ्तार हैरान करने वाली थी। जून 1738 में काबुल पर कब्जा, नवंबर में खैबर दर्रा पार, जनवरी 1739 आते आते लाहौर भी उसके कदमों में था। एक के बाद एक शहर, एक के बाद एक किले ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। और दिल्ली में क्या हो रहा था? दिल्ली का दरबार महीनों तक बस देखता रहा। उनकी प्रतिक्रिया इतनी धीमी थी कि जब तक वो जागे, तब तक दुश्मन दिल्ली से सिर्फ 110 किलोमीटर दूर करनाल पहुंच चुका था। और फिर वो दिन आ ही गया। तारीख थी 24 फरवरी 1739, जगह करनाल का मैदान। वो मैदान जहां हिंदुस्तान का इतिहास अगले सिर्फ 3 घंटों में हमेशा के लिए बदलने वाला था। कागज पर अगर देखें तो मुगल सेना बहुत बड़ी, बहुत ताकतवर लग रही थी। करनाल में जो उनका कैंप लगा था, उसमें लड़ाकों और नौकर चाकरों और बाकी सब लोगों को मिलाकर करीब करीब 3 लाख लोग जमा थे। इतनी बड़ी भीड़ किसी भी दुश्मन को डराने के लिए काफी थी। पर सवाल यह है कि क्या जंग सिर्फ संख्या से जीती जाती है? क्योंकि असल में जब लड़ने वाले सैनिकों की गिनती हुई तो तस्वीर कुछ और थी। मुगलों के पास करीब 75,000 सैनिक थे, तो नादिर शाह के पास 55,000। हाँ, मुगल अभी भी ज्यादा थे, पर यह कोई ऐसा फासला नहीं था जिसे पाटा ना जा सके। मतलब जंग का मैदान बराबर की टक्कर का लग रहा था।
और लड़ाई की शुरुआत हुई मुगलों की तरफ से हुई एक बहुत बड़ी एक बचकानी गलती से। हुआ ये कि फारसी सैनिकों ने अवध के गवर्नर सादत खां के सामान ले जा रहे काफले पर हमला कर दिया। बस इतनी सी बात पर सादत खां इतने गुस्से में आ गए कि वो बिना किसी से पूछे, बिना किसी प्लान के अपनी टुकड़ी लेकर लड़ने निकल पड़े। और यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि सादत खां को पता ही नहीं था कि वो सीधे नादिर शाह के बिछाए हुए जाल में जा रहे हैं। नादिर शाह बहुत चालाक कमांडर था। उसने अपने बंदूकचियों और जुम्बुर्क मतलब ऊंटों पर रखी छोटी छोटी घूमने वाली तोपें, उन्हें घात लगाकर छिपा रखा था। और जैसे ही सादत खां की जोशीली लेकिन बिना प्लान वाली सेना पास आई, उन पर तीन तरफ से ऐसी जबरदस्त गोलीबारी हुई कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। कितना वक्त लगा होगा? सिर्फ 3 घंटे। जी हाँ, बस 3 घंटे। दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक की सेना को मैदान में कुचलने में नादिर शाह को बस इतना ही वक्त लगा। 3 घंटों के अंदर मुगल सेना का एक बड़ा हिस्सा या तो मारा गया या भाग खड़ा हुआ, और मुगल साम्राज्य का सदियों पुराना घमंड मिट्टी में मिल गया। लेकिन करनाल के मैदान में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर था। असली तबाही तो अभी बाकी थी। लड़ाई जीतने के बाद नादिर शाह अपनी फौजों के साथ दिल्ली में दाखिल हुआ और फिर शुरू हुई एक सुनहरे शहर की वो लूट, वो बर्बादी जिसे दिल्ली शायद कभी नहीं भूल पाई। सोचिए, वो दौलत जिसे मुगलों ने पीढ़ियों से, सदियों से जमा किया था, उसे कुछ ही हफ्तों में लूट लिया गया। मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन, बेशकीमती कोहे नूर और दरियाए नूर हीरे, हजारों हाथी, घोड़े, अनगिनत जवाहरात, ये सिर्फ चीजें नहीं थीं, ये मुगल साम्राज्य की शान थे, उनकी ताकत के प्रतीक थे, जो अब हमेशा के लिए जा चुके थे। इस लूट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि उस जमाने में करीब 70 करोड़ रुपए की दौलत दिल्ली से लूटी गई। ये रकम इतनी ज्यादा थी कि जब नादिर शाह ये सब लेकर वापस फारस गया तो उसने अगले 3 साल तक अपने पूरे देश में लोगों से कोई टैक्स ही नहीं लिया। दिल्ली की बर्बादी पर उसका मुल्क जश्न मना रहा था। और इस लूटमार के बीच दिल्ली में एक अफवाह उड़ गई कि नादिर शाह मारा गया है। ये सुनते ही शहर के कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई और फारसी सैनिकों पर हमला कर दिया। लेकिन ये अफवाह झूठी थी, और जब नादिर शाह को अपने सैनिकों के मारे जाने की खबर मिली तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बदला लेने के लिए कत्लेआम का हुक्म दे दिया। सुबह से लेकर शाम तक दिल्ली की गलियों में हजारों बेगुनाह लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। करनाल की लड़ाई और उसके बाद दिल्ली की इस भयानक लूट ने मुगल साम्राज्य की सिर्फ कमर नहीं तोड़ी, इसने उसे एक तरह से खत्म ही कर दिया। जो थोड़ी बहुत इज्जत और ताकत बची थी वो भी चली गई। और जब हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत इतनी कमजोर हो जाए तो एक खालीपन पैदा होता है, और उस खालीपन को भरने के लिए एक नई ताकत, एक विदेशी ताकत पहले से ही दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। इसे एक डोमिनो इफेक्ट की तरह समझिए। पहला डोमिनो गिरा 1739 में करनाल में, जब मुगल सल्तनत की इज्जत मिट्टी में मिल गई। इससे जो पावर वैक्यूम बना उसे भरने के लिए अंग्रेजों को मौका मिल गया। फिर अगला डोमिनो गिरा 1757 में प्लासी की लड़ाई में, और फिर 1764 में बक्सर की लड़ाई के बाद तो ये तय ही हो गया कि हिंदुस्तान का अगला मालिक कौन होगा। बक्सर की लड़ाई के ठीक बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस संधि में बेचारे नाम के मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार दे दिए। दीवानी अधिकार मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे अमीर सूबों से टैक्स वसूलने का हक। और जिस दिन एक व्यापार करने वाली कंपनी को टैक्स वसूलने का अधिकार मिल जाए, समझ लीजिए उसी दिन वो व्यापारी से शासक बन जाती है। और ये सब हमें हमारे आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है। सोचिए, अगर उस दिन करनाल में वो 3 घंटे की तबाही ना हुई होती, अगर मुगल सेना ना हारी होती, तो क्या हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा इतना आसान होता, या शायद होता ही नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। लेकिन ये तय है कि करनाल के मैदान में उस एक दोपहर ने आने वाली 2 सदियों के लिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की तकदीर लिख दी थी।